हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर 2022-23। तो सेक्शन डी हम करा चुके हैं, तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज करा रहे हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इसमें 6 क्वेश्चन है। तो 2024-25 में भी आपके पास सेम इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन पेपर होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गिवन दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज इरेशनल। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें यहाँ पे दे रखा है कि √3 इरेशनल है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो गिवन नंबर है ये रेशनल है। तो लेट 5 + 2 √3 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। 5 + 2 √3 अगर रेशनल नंबर है तो इसको क्या होना चाहिए? a/b की फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे a एंड b क्या है? वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर और b इज नॉन जीरो। तो को-प्राइम नंबर बच्चों इंटीजर होते हैं, जैसे कि को-प्राइम नंबर पेयर होता है, जैसे कि जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता, उनको को-प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रेशनल पार्ट है 5, उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा a/b -5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर RHS में, b हो जाएगा a - 5b = 2 √3। यहाँ पे इरेशनल पार्ट को एक तरफ रख लेते हैं √3, और ये जो 2 है ये डेनोमीटर में आ जाएगा b के साथ। अब यहाँ पर क्योंकि a b को प्राइम नंबर माने हैं, यानी a b सारे इंटीजर हैं, तो a - 5b भी ऊपर क्या होगा? इंटीजर होगा। 2b भी नीचे क्या इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इधर एक रेशनल नंबर होगा RHS में। तो RHS वाला पार्ट रेशनल होगा, जबकि √3 क्या है? हमें दे रखा है कि ये इरेशनल है। अब ये जो आ रखा हमारे पास, ये क्या है? जो हमने लेट कर रखा है उसका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो दिस इज इम्पॉसिबल। आपको इतना लिख देना, दिस इज इम्पॉसिबल। इसलिए जो हमने लेट कर रखा वो गलत है। इट कैन नॉट बी, इट कैंट बी रेशनल। और जब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल होगा। देयरफॉर 5 + 2 √3 विल बी इरेशनल। इतना लिख देना आपको बस, तो प्रूफ हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल in value to zeros of the polynomial 2x² - 5x - 3, then find the value of p and q। तो हमारे पास दोनों जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, पहला वाला दे रखा है x² - px, x² + px + q, और दूसरा वाला पॉलिनोमियल दे रखा हमारे पास 2x² - 5x - 3। और यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ये पहले वाला पॉलिनोमियल है इसके जीरोज के डबल हैं। पॉलिनोमियल है, उसके कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं। तो पहले जो पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा मान लेते हैं इसके जीरो। लेट इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो क्या हो जाएगा? अल्फा + बीटा = क्या होता है? -b/a। यहाँ पर b क्या है? p है,
और ए हमारा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे यहाँ पे माइनस पी आ गया। दूसरी रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्यू और ए 1 है, तो एक इक्वेशन ये आ गई पहले पॉलिनोमियल से। अब यहाँ पर दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं, यहाँ पे भी वही लिखते हैं अल्फा प्लस, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि इसके जीरोस क्या हैं, ये पहले वाले के जीरो के हाफ होंगे, अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा अपॉन 2 और इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर बी क्या है -5, और फॉर्मूले का जो माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 5/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दूसरा वाला लिख लेते हैं पहले, दूसरी वाली रिलेशनशिप अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा मल्टी बीटा अपॉन 2 और सी अपॉन ए होता है, सी हमारा क्या है -3 और ए 2 है, तो यहाँ पर ये आ गया अल्फा बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा -2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा -6, और इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, 2 उधर चले जाएगा तो क्या होगा कैंसिल, 5 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर देख लेते हैं वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इधर कितना था -p, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड 3 क्या हो जाएगा p इक्वल टू हमारा -5 आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई -5, और फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से क्या मिलेगा हमें, q इक्वल टू -6, तो इस प्रकार दोनों वैल्यू जाएगी p और q की, यही हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km/h faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km/h, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of journey. तो लेंथ ऑफ जर्नी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसके लिए क्या मान लेते हैं, पहले स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड जिसमें ट्रेन चलती है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, वो मान ली हमने x, और टाइम टेकन मान लेते हैं, टाइम टेकन यानी अगर x स्पीड से चलती है तो टाइम टेकन कितना मान लेते हैं y। अब डिस्टेंस तो हमें यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पर से डिस्टेंस क्या हो जानी चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मल्टी टाइम होता है, तो स्पीड मल्टी टाइम होगा तो क्या होगा x मल्टी y यानी xy हो जाएगा। अब दूसरे केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 4 आवर्स लेस देन शेड्यूल टाइम, यानी अगर उसकी स्पीड 6 km/h ज़्यादा हो जाती है, तो केस फर्स्ट में क्या बता रहा है कि स्पीड कितनी है, अब पहले से 6 किलोमीटर ज़्यादा हो जाती है, तो टाइम कितना होता है, टाइम टेकन होता है इस केस में पहले से 4 आवर कम, तो जो शेड्यूल टाइम था वो तो y था, टाइम पहले से 4 आवर कम हो जाता, और डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस इक्वल टू इस केस में क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी x+6 है और टाइम टेकन y-4, तो यहाँ पर से हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस है सेम xy, ये दोनों सेम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं xy इक्वल टू x+6 y-4, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, xy -4x
प्लस 6y माइनस 24 XY से XY कैंसिल हो जाएगा, इधर LHS में लाते हैं माइनस 4x को, 4x हो जाएगा माइनस 6y और इक्वल टू माइनस 24। इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारा। और इसी प्रकार से हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी आ जाएगा, यानी सेकंड केस में। तो केस सेकंड में क्या बता रहा है कि अब क्या है, ट्रेन स्लो हो जाती है 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या होती है सेकंड केस में, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाती है, यानी x माइनस 6 और टाइम कितना हो जाता है, शेड्यूल टाइम से 6 आवर ज़्यादा टाइम लेता है। तो टाइम टेकन है हमारा y प्लस 6, डिस्टेंस तो वही रहेगी, तो स्पीड मल्टी टाइम यानी x माइनस 6 और y प्लस 6। और इससे कंपेयर कर लेते हैं पहले वाली जो डिस्टेंस है xy, ये भी सेम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिख लेते हैं xy इक्वल टू x माइनस 6 y प्लस 6। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, दूसरी आ जाएगी यहाँ से, xy इक्वल टू हो जाएगा xy प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36। xy कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 6x माइनस 6y इक्वल टू 36। 6 से डिवाइड कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 24 है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे हम, लेकिन कोई बात नहीं। इक्वेशन नंबर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारी आ जाएगी 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 को रख लेते हैं, 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 24, और इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 48। तो y इक्वल टू हमारा इधर आ गया 24 आवर, ये तो टाइम हो गया। तो डिस्टेंस दूसरी इक्वेशन में रख लेते हैं, y इक्वल टू 24, x माइनस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 24 रख लेते हैं, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 30। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, नहीं स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन कितना आ गया, शेड्यूल जो टाइम है वो 24 आवर। तो लेंथ ऑफ जर्नी कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ जर्नी क्या है, XY है, यानी 30 मल्टी 24 यानी कितना हो गया 720 किलोमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है, Anuj had some chocolates and he divided them into 2 lots A and B. He sold the first lot at the rate of 2 rupees for 3 chocolates and the second lot at the rate of 1 rupees per chocolate and got a total of 400 rupees. If he had sold the first lot at the rate of 1 rupees per chocolate and the second lot at the rate of 4 rupees for 5 chocolates, his total collection would have been 460 rupees. Find the total number of chocolates he had. तो यहाँ पर दोनों लॉट हैं, उनमें नंबर ऑफ चॉकलेट को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स
नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट फर्स्ट x मान लेते हैं, एंड इन बी मान लेते हैं y। अब क्या बता रहा है, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ फॉर 3 चॉकलेट। तो 2 रुपीज़ के 3 चॉकलेट उसने सेल करे, 3 चॉकलेट उसने सेल करे 2 रुपीज़ में, 2 रुपीज़ में सेल करे। तो 1 चॉकलेट की रेट क्या होगी, 2/3 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है, जो ए लॉट में चॉकलेट है x, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट ए, इतने की मतलब उसने सेल करी 2x/3। सेकेंड लॉट 1 रुपीज़ में बेची, तो कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इन लॉट बी, एक चॉकलेट कितने की, 1 रुपीज़ की बेची, तो y चॉकलेट कितने की, y की होगी। अब इसमें कलेक्शन कितना हुआ उसका, 400 रुपीज़। यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये हो जाएगा हमारा 2x/3 प्लस y इक्वल टू 400। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके हो जाएगा ये हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 1200, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे दूसरा इक्वेशन भी आ जाएगा हमारा। दूसरे इक्वेशन में बोल रहा है कि लॉट एट द रेट ऑफ 1 रुपीज़ पर चॉकलेट। फर्स्ट लॉट उसने 1 रुपये का बेचा, तो इसको सिमिलरली करके लिख लेते हैं और डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। तो 1 रुपये का एक चॉकलेट है फर्स्ट लॉट में, तो x चॉकलेट होंगी x रुपीज़ की, एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ फॉर 5 चॉकलेट। तो 1 चॉकलेट कितने की हो जाएगी, 4/5, तो 4y/5 हो जाएगा, और कलेक्शन होता है उसका 460। 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x प्लस 4y इक्वल टू 500, 5 छक्का 30 का 3, 5 चक्कू 20 3 23, 2300। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये रखिए, इक्वेशन नंबर 1 को मॉडिफाई होके हो जाएगी 5 दूनी 10x 15y, और ये हो जाएगा 60। ये इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 2 जिसको 2 से मल्टीप्लाई करा वो हो जाएगी 10x और 8y, और ये हो जाएगा 4600। अब इनको माइनस कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 1400। ये आ जाएगा y इक्वल टू 200। इसका मतलब सेकेंड लॉट में 200 चॉकलेट्स रही होंगी। अब इस वैल्यू को y इक्वल टू 200 इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर 2x प्लस 3 मल्टी 200 इक्वल टू 1200। ये हो जाएगा 2x 600 इक्वल टू 1200। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 600, x इक्वल टू आ गया 300। यानी ए लॉट में कितने थी, ए लॉट में नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी थी 300, और बी लॉट में रही होंगी 200। तो यही हमें निकालना था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही हैड
टोटल नंबर कितना हो जाएगा चॉकलेट्स, टोटल नंबर हो जाएगा 500 चॉकलेट थी आंसर। अब अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉलोइंग tan क्यू थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा tan क्यू थीटा कितना हो जाएगा, साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा, ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा, और अपॉन में ये हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा अपॉन में कॉस क्यू थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा, अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा हमारा साइन क्यू थीटा अपॉन में कॉस क्यू थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा साइन क्यू थीटा के बगल में, प्लस में कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर से कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा बच जाएगा नीचे, ये काट के नीचे साइन थीटा बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करना आपको, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 2ab को अगर इधर लिखे जाए तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है ऊपर न्यूमरेटर में। तो इसको लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, अरे 2 है। ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा कॉसेक थीटा जो हमें लाना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। तो कोई पैरेललोग्राम है और उसका हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो मान लेते हैं ए बी सी डी और कोई सर्किल है इसके अंदर, और ये कांटेक्ट पॉइंट मान लेते हैं पी क्यू और एस। अब यहाँ पे रूल लगा लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, बाकी गिवन वगैरह टू प्रूफ आप लिख सकते हो, हम डायरेक्ट यहाँ से करा रहे हैं प्रूफ से। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल
पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, तो ये लिख लेते हैं ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, और बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार डी आर इक्वल टू लिख लेते हैं डी एस इक्वेशन नंबर 3, और सी आर इक्वल टू सी क्यू इक्वेशन नंबर 4। अब सारी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद ये इक्वेशन हो जाएंगे ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। तो ए पी प्लस बी पी कितना है, ये है ए पी प्लस बी पी, ए बी, इसको ए बी लिख सकते हैं, और डी आर प्लस सी आर को हम डी सी, ये डी सी साइड आ जाएगी, और ए एस प्लस बी क्यू, ए एस को एडजस्ट कर लेते हैं पहले, ए एस के साथ में क्या है डी एस, और बी क्यू के साथ में सी क्यू है, क्योंकि आपको साइड बनानी है। ए एस प्लस डी एस अब क्या हो जाएगा ए डी, बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा बी सी, तो ए बी प्लस डी सी इक्वल टू हमारा ए डी प्लस बी सी आ गया। अब हमें ये दे रखा है कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सिंस ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसका मतलब ए बी डी सी को हम ए बी लिख देंगे, तो ए बी प्लस ए बी, और बी सी को हम ए डी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया ए डी। तो एडजेसेंट साइड इक्वल होगी पैरेललोग्राम की, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर ए बी सी डी विल बी ए रोम्बस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हमारे पास मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का चॉइस का क्वेश्चन है, इन द फिगर एक्स वाई and x dash y are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y at B. What is the measure of angle AOB? तो हमें एंगल AOB की वैल्यू निकालनी है। हमें दो टेंजेंट दे रखे हैं, एक है XY और दूसरी है x डैश y डैश, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P C एंड Q, और हमें ट्रायंगल एंगल AOB निकालना है। तो यहाँ पर दोनों टेंजेंट हमें जो दे रखे हैं वो पैरेलल दे रखे हैं, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी प्रूफ से, बाकी आप लोग कर सकते हो। गिवन हो गया टू प्रूफ में हमें यही करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री प्रूफ करना है ये एंगल। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एंगल, लेट एंगल PAC, इसको 2x मान लेते हैं। PAC अगर 2x होगा तो एंगल QBC कितना हो जाएगा, एंगल QBC इक्वल टू होगा 180 माइनस 2x। रीजन क्या है कि दोनों क्या है, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल है। सिंस एंगल PAC and angle QBC pair of co-interior angle,
कोई इंटीरियर एंगल क्या होते हैं कि दो लाइंस जैसे पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। तो इसलिए एंगल क्यू बी सी हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 2x। अब हम दोनों के अंदर के ये एंगल निकाल लेते हैं। एंगल ओ ए सी, तो एंगल ओ ए सी कितना हो जाएगा, एंगल पी ए सी का आधा होगा। और रीजन में क्या होगा कि ओ ए बाइसेक्ट एंगल पी ए सी, पी ए सी को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि क्या होगा कोई सर्किल लेजर से और एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई ये जो लाइन होती है इस वाले एंगल को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। यानी ये लाइन इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। तो एंगल पी ए सी डिवाइडेड बाई 2 हमने इसलिए कर दिया एंगल ओ ए सी। तो एंगल पी ए सी हमने लेट कर रखा 2x, तो कितना हो जाएगा x। अब ये एंगल ओ बी सी भी निकाल लेते हैं ऐसी। एंगल ओ बी सी क्या होगा एंगल क्यू बी सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो एंगल क्यू बी सी कितना है 180 माइनस 2x। तो 180 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, तो ये हमारा आ गया 90 माइनस x एंगल ओ बी सी। अब जो ट्राइंगल ए ओ बी है इसके दो एंगल्स हमें पता लग गए। तो अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए सी कितना है x है, एंगल ओ बी सी 90 माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा कैंसिल x माइनस एक्स। एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 और ये हमारा प्रूफ हो गया एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले कि टू कॉइन्स को अगर टॉस किया गया तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, या तो दोनों कॉइन में एच एच आएगा, या फिर दोनों कॉइन में टी टी होगा, या फिर एक कॉइन में एच होगा दूसरे कॉइन में टी, या फिर एक कॉइन में टी होगा तो दूसरे वाले में एच हो जाएगा। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए हमारे, टोटल मिला के हो गए हमारे 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हो गए 4। अब यहां पर ये बता रहा है फर्स्ट पार्ट में एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि वन हेड या फिर वन हेड से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या है वन हेड कहाँ कहाँ है, यहाँ वन हेड है, यहाँ वन हेड है, यहाँ टू हेड है। तो ये सारे हमारे एटलीस्ट वन हेड वाले आउटकम्स हो जाएंगे। यानी क्या क्या एच एच, एच टी और टी एच, ये सब वन हेड वाले एटलीस्ट वन हेड वाले आउटकम्स हैं जो कि मिल एटलीस्ट वन हेड वाले आउटकम हो गए हमारे 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम इसकी। प्रोबेबिलिटी यानी एटलीस्ट
वन हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम ये हो जाएंगे 3, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, तो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम कितना है 3 और ये 4। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है एट मोस्ट वन टेल, तो एट मोस्ट वन टेल क्या होगा, एट मोस्ट वन टेल में होगा, एट मोस्ट का मतलब है कि एक टेल होना ही होना चाहिए या फिर उससे कम भी हो सकता है। यहाँ है, यहाँ है, वन टेल तो होना ही चाहिए और वन टेल से कम, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये भी शामिल करेंगे। तो ये सारे एटलीस्ट एट मोस्ट वन टेल को बताते हैं, एच एच, एच टी और टी एच। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एट मोस्ट वन टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हो गया 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम 4। पार्ट थर्ड में पूछ रहा है अ हेड एंड अ टेल, तो अ हेड एंड टेल कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम तो हमें पता ही है 4। अ हेड एंड अ टेल, अ हेड एंड अ टेल कहाँ है, अ हेड एंड टेल, अ हेड एंड टेल, तो कितने हैं 2 हैं, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम जो है 2, टोटल पॉसिबल आउटकम 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड एंड अ टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 आंसर। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।